हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हमें टोटली मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइजेशन होता है वो हमें पढ़ना है, कौन सी पाथवे साइकिल होते हैं। ठीक है, बाकी एज यूजुअल इसके जो आपको नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। बाकी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसको क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट होने वाला है कि आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको घर पे बैठ के मिलेगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये काफी लेंथी चैप्टर है, तो इसीलिए हमने इसको पार्ट 3 में डिवाइड कर लिया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। ठीक है, आपको सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक दिखेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीएस साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये 3 यूनिट्स में इसीलिए डिवाइड किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, और यूनिट फर्स्ट के बाद हम यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड की बात करेंगे, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये एज ए फ्यूल काम करता है। ठीक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। आज जो हमें बात करनी है, जब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है हमारा कि जब आप फूड खाते हो और अगर उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसका मेटाबोलाइजेशन आपकी बॉडी में कैसे होता है और कैसे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। बट आज हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, तो जो जितना भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो किसी न किसी पाथवे की हेल्प से होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पाथवे चलता है, एक साइकिल चलता है, जिसमें हमारे लास्ट में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है मेटाबोलाइजेशन के बाद। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके वो खत्म होता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो ये जो हमारा पाथवे होता है ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, और ग्लूकोज आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्लूकोज अगर नहीं होता है, नहीं बन पाते, तो आपको वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी पार्ट्स जितने भी ऑर्गन्स है उनको वर्क करने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस पाथवे के थ्रू, यानी कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका साफ सीधा मतलब है ये किससे स्टार्ट होगा? ग्लूकोज से स्टार्ट होगा, और इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। ठीक है, सेकंड जो है वो है ग्लूकोज इज द मेजर फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट आप इंटेक करते हो और वो एब्जॉर्ब होता है, तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ग्लूकोज होता है वो फ्यूल की तरह यूज होता है, या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, तो जैसे कि ये ऐसे वर्क करता है हमारी बॉडी में जैसे कि फ्यूल का वर्क होता है। ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स को, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनका वर्क करने में हेल्प करता है। उसके बाद ब्रेन में ये हेल्प करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में, ब्रेन की एक्टिविटी में हेल्प करता है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी,
तो आपका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा, तो उसमें भी ये हमारा हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनको वर्क करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई होता है तो हमें ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यू होता रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर ग्लूकोज अगर डाउन हो जाता है तो एनर्जी डाउन हो जाती है, तो आपको पता ही होगा कि आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हो। तो यानी कि हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कब आते हैं, जब ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज कब आते हैं, जब मेटाबोलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो यानी कि मान के चले कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइजेशन का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। अब हमें देखना है रिलेशनशिप ऑफ ग्लूकोज टू द मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पाथवे में ग्लूकोज का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है जो रिवर्सिबल होता है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन किन की प्रेजेंस में होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, और अगर ये क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी पर्टिकुलर पाथवे में होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको आप बोलोगे ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि आगे ये आप पाथवे पढ़ने वाले हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, तो आपको अभी से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर ग्लूकोज जो है वो हमारा लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और अगर जो हमारा लैक्टेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो आपको बेसिक डिफरेंस इसमें समझ आना चाहिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और ग्लाइको नियोजेनेसिस क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म में जो सबसे फर्स्ट पाथवे आती है वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी पाथवे है जो क्या कराती है, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कराती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जहां पे भी एनर्जी वर्ड आता है इसका मतलब है ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन हमें कराना है, हमें ग्लूकोज चाहिए सेल्स को वर्क करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए पाथवे यूज्ड बाय ऑल सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो पाथवे होते हैं इसमें जो यूज मूवमेंट होते हैं वो सारी की सारी बॉडी सेल से करती हैं, क्योंकि सारी सेल्स को क्या करना है, फंक्शंस करने हैं, रेगुलेशन करना है, और फंक्शंस करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को, ये जो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस वाली, ये क्या करती है, ग्लूकोज को पायरेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, पायरेट में कन्वर्ट करती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन कराती है ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, और आपको पता होगा कि CO2 एक्सेल होना और H2O इनटेक होना कितना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, अब मैंने बात की है कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होती है वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कराती है, ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एटीपी की हेल्प से हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, एटीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस विच प्रोड्यूस एटीपी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस रिक्वायर्ड एटीपी एंड देयरफॉर एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि एनर्जी कौन बनाते हैं, ग्लूकोज, बट एटीपी एनर्जी बनाने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एटीपी फॉर्म करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होते हैं वो क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस कराता है जिससे पर्टिकुलर एनर्जी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स को मिल पाए। इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आपको जो ये पाथवे यहाँ पे शो हो रही है, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लूकोज, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी पाथवे हैं वो तो आप 101% कर लीजिएगा क्योंकि बहुत नेसेसरी होती है। इसको अगर आपको समझ आ गया तो बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है समझने की, आप खुद से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्लाइकोलाइसिस, एक तो मैं पहली बात आपको बता देती हूँ कि जब ग्लूकोज से क्या बन रहा था, लैक्टेट बन रहा था। तो आप पीछे अगर आप स्किप थोड़ा सा करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब हमारा ग्लूकोज से लैक्टेट बन रहा था डेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ठीक है, और अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस अभी बताया है कि क्या करता है जो ग्लाइकोलाइसिस
ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ग्लूकोज से पायरुवेट में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो आपको यहीं पे मेंशन हो जाते हैं। ग्लूकोज ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 2 तो आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्या होता क्या है, ग्लूकोज से हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से हमारा बनता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और 2 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरेट में और फाइनली हमारा क्या बन के आ जाएगा पायरेट और पायरेट क्या बना देगा लैक्टेट। ठीक है, तो ये बहुत इजी सिंथेसिस है। मेटाबोलाइजेशन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबोलाइजेशन होता है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट में लैक्टेट बनता है इसीलिए इसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है और इसी प्रोसेस में क्या होता है ग्लूकोज से पायरेट में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब हमारी ये प्रॉपर प्रोसेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ऑल्सो एटीपी की भी जरूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। मैं बताऊंगी कहाँ पे कितनी एटीपी का हमें चाहिए होती है इसमें, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एटीपी भी अगर मैं इसी में बता देती तो आई थिंक आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आपको इसमें प्रॉपर पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक कुछ चीजें याद रखनी है। एनर्जी प्रोड्यूस कराती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ग्लूकोज से क्या बनता है लैक्टेट बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड जो ग्लूकोज होता है वो पायरेट में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या कहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अभी हमने प्रीवियस में देखा है उसी को ही हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है ग्लूकोज से पायरेट का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी एटीपी जनरेट होती है, कहाँ पे कितनी एटीपी जनरेट होती है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, यानी कि डिटेल में मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ एनर्जी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे होती है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज से पायरेट का कन्वर्जन होता है वो 2 स्टेज में डिवाइड कर दी गई है, जिसमें से जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलाइसिस की, कौन सी फर्स्ट 5 रिएक्शंस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का उसमें क्या होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है, यानी कि एनर्जी इन्वेस्ट होगी वहां पे। ठीक है, और इसी में जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म्स होता है बीच में, ठीक है, जो हमारी 2 स्टेज थी तो 2 में से फर्स्ट 5 में तो क्या हो गई एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हो गया। उसके बाद जो मिड वाली इंटरमीडिएट वाली जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है एटीपी को सिंथेसाइज्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो है अब एटीपी का जनरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एटीपी से क्या है एनर्जी मिल रही है। एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है, हर पर्टिकुलर सेल और टिश्यू को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एटीपी का जनरेशन हो रहा है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं एनर्जी को जनरेट करने वाले जो फेज होते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें चाहिए, ये क्या करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यानी कि हमारा जो मिड वाला सेक्शन है उसमें क्या है हमारे 2 एटीपी जनरेट हो गए। अब हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 5 रिएक्शंस कौन सी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें आते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमारा क्या होता है phosphorylated sugar molecules do not readily penetrate cells membrane, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का ये मतलब नहीं है कि सेल्स को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेटाबोलाइज्ड होगा ही होगा। तो इस पर्टिकुलर फेज में क्या होता है जितने भी हमें हमारे फॉस्फोरस ग्रुप इसमें अटैच होंगे वो क्या हो जाएंगे ग्लूकोज के साथ मिलेंगे। ठीक है, जैसे आइसो एंजाइम यानी कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है जिसमें फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमारा क्या होते हैं, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। एज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये क्या है, एंजाइम है। सेकेंड हमारा जो आता है स्टेप वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है, आपको पता है कि फर्स्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होती हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होते हैं। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट फेज है ये भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, और जो सेकंड फेज है वो भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। ठीक है, तो आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ठीक है, तो ये क्या है, कैटालाइज्ड बाय फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज है, जो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड स्टेप, जिसमें ये भी क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। ये हमें याद रखना है, 5 तक जो होता है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती है, जिसमें फॉस्फोरस फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर जितने भी स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल पॉइंट पे एक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि ये कंट्रोल पॉइंट भी रहेगा और ये क्या है, रेट लिमिटिंग भी रहेगा। फोर्थ जो आता है वो है क्लेवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एल्डोज की हेल्प से जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप आता है आइसोमेराइजेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या कर देगा, इंटर कन्वर्ट कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ठीक है, जिसमें होता क्या है, मेनली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या हो जाता है, आइसोमेराइज्ड हो जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये फर्दर क्या होता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइज्ड होने के बाद इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल एल्डिहाइड थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 फॉस्फेट वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट प्रोडक्ट क्या होता है, क्लेवेज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइस फॉस्फेट ग्लिसरेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है ग्लाइकोलाइसिस की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जो हमारा 6th स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और उसमें रिएक्शन भी होता है। कन्वर्जन किसका होता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइस फॉस्फो ग्लिसरेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आता है 7th स्टेप, जिसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। इसमें क्या होता है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, यूज होता है कि ठीक है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने में। कौन सा एंजाइम यूज होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इसमें यूज होता है। 8वें स्टेप में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2, यानी कि जो 7वें स्टेप में हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था वो 8वें स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाई फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, और ये क्या होते हैं, फ्रीली रिवर्सिबल होते हैं। 9th स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि जो 8th स्टेप में क्या था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट था, उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमें क्या मिलेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, जो किसका फॉर्मेशन करेंगे, फॉस्फोइनोल पाइरेट यानी कि पीईपी का फॉर्मेशन करेंगे, और ये हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारा आता है 10th स्टेप। 10th स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाइरुरेट प्रोड्यूसिंग एटीपी, जिसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो पीईपी क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरेट।
ठीक है। इसका कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, जिसमें होता क्या है, और ये भी क्या है, थर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, क्योंकि एक रिवर्सिबल कहाँ पे था, 8वें स्टेप में हो रहा था, उसके बाद सेकेंड वाला जो रिवर्सिबल था वो किस में हो रहा था, 9वें स्टेप में हो रहा था, और ये क्या है, थर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है 11 रिडक्शन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टेट, यानी कि इसमें क्या होगा, पाइरुवेट टू लैक्टेट का रिडक्शन होगा। लैक्टेट क्या करेगा, लैक्टेट जैसे ही फॉर्म्ड होगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या कर देगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा क्या था, पाइरुवेट था, उसमें क्या कर देगा, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन यूकार्योटिक सेल्स, यानी कि ये क्या कर देगा, जितना भी हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ था उसको क्या कर देगा, एनारोबिक यूकार्योटिक सेल्स में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या था, पाइरुवेट टू लैक्टेट। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का। ठीक है, जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना एटीपी जनरेट होनी है और जितना एटीपी इन्वेस्ट होनी है वो सारी एटीपी इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेप्साइड द प्रोडक्शन ऑफ सम एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जितनी भी बची हुई एटीपी है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, वो क्या करती है, एंड ऑफ द प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती है। एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, पाइरुवेट और लैक्टेट है। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी इसमें कंटेन होती है वो मोस्टली ओरिजिनल होती है, जो ग्लूकोज से मिली है। ठीक है, लास्ट में जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। और उसके बाद इस एनर्जी को कंप्लीट रिलीज कराने के लिए हमें टीसीए साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। टीसीए साइकिल क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम कर्व साइकिल्स और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मेनली होता है क्या है, कभी कभी एग्जाम में सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से या कर्व साइकिल के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनल पाथवे होता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ये आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है और ये फाइनल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन स्केलेटन कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, और जितनी भी एनर्जी होती है उसका प्रोडक्शन हो जाता है एटीपी की फॉर्म में, चाहे वो एनिमल्स में है या फिर ह्यूमंस में है, दोनों में होता है। ठीक है, ये जो साइकिल है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जितनी भी साइकिल अभी पाथवे हम बात करने वाले हैं टीसीए साइकिल के बारे में, वो सब कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जितने भी हमारे कोएंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। जो टीसीए साइकिल होता है वो एरोबिक पाथवे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए। तो यानी कि ये कौन सी पाथवे है, एरोबिक पाथवे, जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। नेक्स्ट हमें देखना है कौन कौन सी रिएक्शंस इसमें शो होती है ड्यूरिंग द टीसीए साइकिल, यानी कि टीसीए साइकिल के टाइम पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ा था तो हमें ग्लूकोज से पाइरुवेट मिलता था, और अब ये क्या होता है, टीसीए साइकिल आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये भी पाइरुवेट से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि ये क्या था, एंड प्रोडक्ट था एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का, जो आपको पता है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि टीसीए साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो हमें पाइरुवेट को ट्रांसपोर्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जब हमारा टीसीए साइकिल एंटर होगा तभी क्या होगा, मतलब जब भी हमारा टीसीए साइकिल स्टार्ट होगा उससे पहले हमें पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो पाइरुवेट होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है पाइरुवेट। ठीक है, जो क्या करता है, पाइरुवेट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करेगा, क्योंकि जो हमारा टीसीए साइकिल था वो कहाँ पे होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, तो उसके लिए हमें पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पाइरुवेट जो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में, तो एसिटाइल कोए क्या है, फर्स्ट स्टेप है टीसीए साइकिल का। ठीक है, तो एसिटाइल कोए विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या है, एंजाइम है। तो यानी कि जब सबसे पहले तो हमारा जो पाइरुवेट था वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में गया, इनर मेम्ब्रेन में गया। ठीक है, उसके बाद पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें
पर्टिकुलर काफी एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इज नॉट पार्ट ऑफ द टीसीए साइकिल प्रॉपर, यानी कि ये क्या होता है, कोई भी टीसीए साइकिल का पार्ट नहीं होता है। जो अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी जिसमें हमारा क्या था, पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये जो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये टीसीए साइकिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट ये क्या है, मेजर सोर्स है एसिटाइल कोए का। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट, मतलब किसमें आएगा, टीसीए का फर्स्ट स्टेप होगा, बट ये टीसीए का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सीट्रेट फ्रॉम एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टीसीए साइकिल का। यहाँ से हमारी टीसीए साइकिल प्रॉपर स्टार्ट होगी, जिसमें क्या होगा, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट होगा, सीट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोलिन यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, बनेगा। ठीक है, कौन से एंजाइम्स की हेल्प से में बनेगा, कौन सा कैटालाइज्ड यूज करेंगे, सीट्रेट सिंथेसिस हम इसमें यूज करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोए हमें मिला था, तो वो एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होगा, सीट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीट्रेट सिंथेसिस। उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा आता है आइसोमेराइजेशन ऑफ सीट्रेट। तो आइसोमेराइज्ड होगा, सीट्रेट इज आइसोमेराइज्ड टू किसमें, आइसोसीट्रेट बाय एकोनाइटेज में ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ स्टेप, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसीट्रेट। यहाँ पे क्या था, हमें आइसोसीट्रेट, थर्ड स्टेप में हमें सीट्रेट से क्या मिला, आइसोसीट्रेट मिला। अब आइसोसीट्रेट से क्या मिलेगा हमें, एक बार देख लेते हैं। तो जो आइसोसीट्रेट है वो क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। ठीक है, तो डीहाइड्रोजिनेज यहाँ पे क्या है, एंजाइम है, कैटालाइज्ड है, जो क्या करता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस करता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसीट्रेट, जो क्या करेगा, फर्स्ट 3 NADH। अब NADH क्या था, यहाँ पे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे बाय दिस साइकिल एंड CO2 क्या होगी, फर्स्ट रिलीज होगा यहाँ से CO2 का। यानी कि स्टेप 4 से हमारा क्या होता है, फर्स्ट रिलीजमेंट होता है CO2 का। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट। नेम से डिफाइन हो रहा है, कन्वर्जन किसका कन्वर्जन होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का कन्वर्जन होगा, किसमें होगा, सक्सीनियल कोए में। ठीक है, कैटालाइज्ड कौन यूज करेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हम इसमें यूज करेंगे। मल्टी मॉलिक्यूलर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं इस पर्टिकुलर सिंथेसिस में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, बहुत सिमिलर होता है इस कन्वर्जन में यूज करने के लिए, पाइरुवेट टू एसिटाइल कोए। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे तो ये क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट किस में कन्वर्ट होता है, सक्सेनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद इसमें क्या है, पर्टिकुलर CO2 का सेकंड रिलीज है, फर्स्ट रिलीज इससे पहले वाले स्टेप में हुआ था, और यहाँ पे CO2 का सेकंड रिलीज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, NADH साइकिल्स यूज होता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसमें कुछ कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि थाइमीन हो गया, पायरोफोस्फेट हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, FAD हो गया, NAD+ हो गया, और CoA हो गया, यानी कि कोएंजाइम A हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर कोएंजाइम है जो इस पर्टिकुलर स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है क्लेवेज ऑफ सक्सीनियल कोए। तो सक्सीनेट थायोकाइनेज, जिसको हम सक्सीनियल कोए भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसमें, ये पर्टिकुलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा फोस्फोराइलेशन होता है किसका, ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट का, किसमें होता है, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट में होता है, यानी कि ये सेकंड से थर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में। उसके बाद इसमें क्या होता है, जितने भी हमारा GTP क्या है, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ATP है, ये एज ए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 7th स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सक्सीनेट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, फ्यूमेरेट में, विद द हेल्प ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कोएंजाइम हम इसमें कौन सा यूज करने वाले, FAD, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, FADH2 में ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, ओनली 1 एंजाइम है जो TCA साइकिल
माइटोकॉन्ड्रियल में क्या करता है, पर्टिकुलर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एंटर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप की, टीसीए साइकिल की, जिसमें है हमारा हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट। तो फ्यूमेरेट क्या है, हाइड्रेटेड होता है किसमें, मैलेट में, ठीक है, मैलेट में। और किसकी हेल्प से कैटेलाइज्ड कौन होता है, फ्यूमेरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमरेट हाइड्रेटेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस लास्ट स्टेप इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट। तो मैलेट ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सैलो एसीटेट में बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड एंड फाइनल NADH साइकिल है, यानी कि इसमें क्या होता है, मेनली ये हमारा लास्ट स्टेप है टीसीए साइकिल का। यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये फ्लो चार्ट है टीसीए साइकिल का, ठीक है। तो टीसीए साइकिल को एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, मेनली आपको पता है कि ये जो टीसीए साइकिल होता है ये आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बाद होता है। और ग्लाइकोलाइसिस हमें क्या देता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट देता है, ठीक है। तो पाइरूवेट, क्योंकि पाइरूवेट को हम पहले कहाँ पे कराएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कराएंगे, क्योंकि टीसीए साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो इसमें ये क्योंकि वो टीसीए साइकिल का पार्ट नहीं है जिसमें पाइरूवेट कहाँ पे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एसिटाइल कोए से। तो एसिटाइल कोए क्या करते हैं, सीट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर वो आइसोसीट्रेट कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, CO2 का रिलीज होता है, ठीक है। आइसोसीट्रेट से किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होगा ये। और जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें, सक्सिनियल कोए में कन्वर्ट होगा, तब यहाँ पे CO2 का दूसरा रिलीज स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। अब सक्सिनियल कोए क्या करते हैं, सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये क्या है, रिवर्सिबल है। सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूमेरेट में। कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। फ्यूमेरेट किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में। और मैलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट में। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म हमारा यहाँ पे आता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें ग्लाइकोजन सिंथेसाइज्ड होता है, स्टोर होता है, ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, ठीक है। तो यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिंथेसाइज भी पढ़ेंगे, स्टोर भी पढ़ेंगे और ब्रेक डाउन भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो ग्लाइकोजन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। और मेनली कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये कब पर होती है, मेनली जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, दैट इज कोल्ड ग्लाइकोजलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजलेशन भी बोलते हैं। इसमें जो मेनली एंजाइम यूज होता है दैट इज कोल्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। और इसमें एक प्राइमरी मॉलिक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन। यानी कि जब हमें ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस करानी है तो इसमें हमें एंजाइम और प्राइमरी मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है जो ग्लाइकोजन होता है दैट इज ब्रेकडाउन। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। लाइसिस का मतलब होता है क्या है, ब्रेकडाउन होना, ठीक है। जिसमें हमें क्या है, जिसमें हमें एनर्जी की नीड पड़ेगी। जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होते है तो उसमें हमें एनर्जी की नीड पड़ेगी। और इसमें जो कैटालाइज्ड या फिर इसमें जो एंजाइम ब्रेकडाउन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेनली। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं जो ग्लाइकोजन चेन को फॉर्म करती हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, ग्लाइकोजन चेन बनाएंगे, ठीक है। जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं एंड कैन बी फर्दर मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और उसके बाद क्या करते रहते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते रहते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन कैसे होता है। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, कोई भी सिंगल पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स और मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं लाइक इंसुलिन, ग्लाइकोजन और एपिनेफ्रिन, ये इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन होते हैं तो उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इंसुलिन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में, ठीक है। ये डेफिनेटली स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज के अपटेक मूवमेंट को ब्लड सेल्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, इट कैन बी यूज
यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोर एज ग्लाइकोजन, यानी कि इसका जो यूज है वो एनर्जी को यूज करने में और ग्लाइकोजन को स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है। इंसुलिन ऑल्सो प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट फॉर स्टोरेज। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं वो कौन से वाले कन्वर्जन को प्रमोट करते हैं, कौन से वाले कन्वर्जन को बढ़ाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है। जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन दूसरा हार्मोन है जो हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो इंसुलिन के अपोजिट होता है। ठीक है। ये कहाँ पे स्टिमुलेट होते हैं? ये पर्टिकुलर किस चीज को स्टिमुलेट करते हैं? लीवर टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये लीवर में होते हैं जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन किस में करता है? ग्लूकोज में करता है एंड रिलीज इट टू द ब्लड स्ट्रीम। और उसको कहाँ पे रिलीज कर देता है? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। देयरबाय इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा। ठीक है। जो क्या करता है? पर्टिकुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज, यानी कि ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, स्टिमुलेट करेगा लीवर को कि वो क्या करे? वो ग्लूकोज को रिलीज करे एंड बाय रिड्यूसिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स। ठीक है। तो ये क्या है? एपिनेफ्रिन है। और एपिनेफ्रिन को क्या बोला जाता है? एड्रेनलिन भी बोला जाता है। एड्रेनलिन क्या है? कहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा? एड्रिनल ग्लैंड से। नेक्स्ट इसमें आते हैं डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपने नॉर्मल कंडीशन पढ़ ली, आपको पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस किस टाइप से होता है। तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी, उसमें कोई कमी आ जाती है तो कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है? ठीक है। तो वो हमें इसमें देखना है मेनली। तो फर्स्ट है इरेथ्रोस्क्लेरोसिस। ये आप पढ़ चुके हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। सेकेंड इसमें हो सकता है आपको हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आपको हो सकता है स्मॉल वेसल्स डिजीज और किडनी डिजीज, किडनी से रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं और ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है। इनके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल में लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हम इससे रिलेटेड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, तो क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होता है। सेकंड है डिस्क्राइब द टीसीए साइकिल, जिसको हम कर्ब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कौन कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 8 है ये काफी लेंथी है, जिसकी वजह से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो यूनिट फर्स्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें बात करनी है यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.